तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके बुक में है उसका नाम है बहादुर, जो कि एक बहुत ही अच्छा कहानी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किए जा चुके थे काफ़ी दिन पहले, तो अभी हम लोग चैप्टर के वीडियोस बना रहे हैं। तो चलिए चैप्टर पढ़िए, और जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो पढ़ते हैं उनको ये वीडियो के बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर बहादुर। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखानों, चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा होगा। आप जहाँ भी रहते होंगे आसपास आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। आपकी इच्छा होती होगी कि उनके विषय में कुछ जानें, जैसे वे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, भिन्न परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हों। अब देखिए, जब आप उन बच्चों को देखते होंगे तो आपके मन में कई सवाल उठते होंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हम लोग को काफ़ी कुछ समझाएगा कि होता क्या है एक्चुअली। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। वह ऐसा क्यों करता है, आइए जानें। अब हिंदी का जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं आपके बुक में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा रहता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा चैप्टर है इसको पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप बहादुर के घर से भागने के मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट कर सकेंगे। अब जैसा कि आप अभी तक सुने कि बहादुर अपने घर से भाग कर आता है, तो वो क्यों भाग कर आता है, ऐसी क्या परिस्थिति होती है कि उसको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। वयस्कों, विशेषतः किशोरों पर सामाजिक परिवेश के दबाव को समझ सकेंगे। भिन्न परिस्थितियों वाले दो किशोरों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। देखिए, एक ही उम्र के जो बच्चे होते हैं, दोनों का परिस्थिति अगर अलग अलग है तो उनके व्यवहार में भी अलग अलग चीज़ें हम लोग देखते हैं, अंतर होता है। तो वो क्यों होता है, क्या होता है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। बहादुर के प्रति परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार पर कारण सहित टिप्पणी कर सकेंगे। बहादुर के नौकरी छोड़कर भाग जाने के बाद सभी के पछतावे का कारण बता सकेंगे। बहादुर जैसे किसी अन्य किशोर के रहन सहन पर टिप्पणी कर सकेंगे। कहानी के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकेंगे। कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। तो देखिए, पूरा वीडियो आप लाइन से देखिए, ठीक है। सब कुछ आपको मैं यहाँ समझाऊंगा, क्या क्या कहानी हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी, फिर आप उसको समझ पाएंगे और परीक्षा में जब सवाल आएगा तो आप अपने शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मूल पाठ। आइए इस कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। आपकी सहायता के लिए कहानी में आए कठिन शब्दों का अर्थ हाशिए पर दिए गए हैं। अब देखिए, जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो कि आपके लिए नए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो जो शब्द है उसका मैं आपको मतलब क्या होता है वो बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग वो शब्द देखते हैं। सहसा, अचानक, ठिगना, छोटे कद का, दायित्व, जिम्मेदारी, आँखों को मलकाना, आँखें जल्दी जल्दी खोलना और बंद करना, चकित, गोल बनावट का, चमकती दृष्टि से देखना, आशा तथा प्रसन्नता से देखना, ओहदा, पद, खटना, बहुत मेहनत करना, ईर्ष्या से जलना, बहुत ईर्ष्या करना, जून, समय, सुबह शाम, माला जपना, रट लगाना, एक ही बात बार बार कहना, अभागिन, भाग्य जिसका साथ ना दे, भरण पोषण, पालना पोसना, गुस्सैल, गुस्से वाली, क्रोधी, हाथ बांटना, सहायता करना, माथा ठनकना, शक होना, बेजबान, जो बोल नहीं सकता,
अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ हम वर्ड्स बताएं, आइए और कुछ शब्द को देखते हैं। गुस्से से पागल होना, बहुत अधिक गुस्से के कारण कुछ न सूझना, काल्पनिक अनुमान, मन में अंदाज़ा करना, मन फट जाना, लगाव न रहना, प्रीति न रहना, 9-2-11 होना, भाग जाना, हिदायत, चेतावनी, सीख, सौर, ढंग, तरीका, व्यवहारिक, व्यवहार करने योग्य, हंसमुख, हमेशा हंसते रहने वाला। तो आइए हम लोग अब पढ़ते हैं चैप्टर में। ये सब जो आप शब्द यहाँ पे देखें, इसका अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये जो पार्ट है वो समझने में आसानी होगी। बहादुर। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आँखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकित शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। अब देखिए यहाँ पे एक परिस्थिति बता रहा है कि जब बहादुर घर आता है, बहादुर दिखने में कैसा है, घर के लोग उसको घेर लेते हैं, ठीक है। और फिर आगे की घटना देखिए। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी? वे लोग दूसरे होते होंगे जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखें कि नौकर बहादुर को कौन लाया था? साले साहब लाए थे, ठीक है। अब जो नौकर है उसको रखना क्यों ज़रूरी हो गया था? क्योंकि जब वो रिश्तेदार के घर गए थे, ठीक है, निर्मला के पति, तो वहाँ पे वो देखे कि उनकी भाभियाँ कितना आराम कर रही हैं, तो फिर निर्मला भी चाहती थी कि उसके घर में भी नौकर हो, वो भी आराम करे, और निर्मला दिन भर नौकर के लिए बोलती थी। पहले साले साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? बहादुर के बारे में। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता भी था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। माँ को बहुत गुस्सा आया। बेचारा बेजबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर उसने उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुँचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हड़िया में हाथ डालकर माँ के रखे हुए रुपए में से 2 रुपए निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा।
दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायत दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर को खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक आए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। अब देखिए, यहाँ तक आप देखें कि बहादुर के गांव में उसके संग क्या क्या हुआ था, वो कितना शरारती था, क्यों उसकी माँ उसको मारती है, क्यों बहादुर अपने घर से चला जाता है, वो भाग जाता है, फिर निर्मला उसको क्या क्या बोलती है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने से होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्यों खाते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती थी। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छिड़कानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। अब देखें, यहाँ पे और भी कुछ शब्द हैं जो कि आपको सीखने चाहिए, जैसे कि वो है फरमाइश, मांग, फिक्र, चिंता, तलना भूलना, बहुत दुख देना, महीनावारी, मासिक, प्रतिमाह, तकलीफ, दर्द, पुलई, टहनी का अंतिम हिस्सा, रिपोर्ट, सूचना, गौया जैसे। निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर, आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावरी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होने चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती थी, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। आप देख रहे हैं, एक बच्चे से सारा काम करवाया जाता घर का। वह रसोई बनवाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था,
या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। अब देखिए यहाँ कुछ और शब्द हैं। बसखट, बांस से बनी चारपाई, निर्जनता, सुनसान, सुनापन, बड़प्पन, बड़ा होने के भाव। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हमें समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। अब देखिए यहाँ तक आप देखिए कि बहादुर क्या क्या करता था घर में, उसके संग कैसा व्यवहार होता था। फिर वो रात को जब सोने जाता तो अपनी कुछ चीज़ों को निकाल कर अपनी यादें ताज़ा करता। एक बच्चा ही तो था, खेलता था। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरों के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग की तरह रहता था। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह चुकी थी कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर ज़रूर लाऊंगा, और वही हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से निर्मला और उसका पति लोगों के संग व्यवहार करने लगा, उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा, वो घमंड करने लगे। आइए कुछ और वर्ड्स यहाँ पे हम लोग शब्दों को सीखते हैं। स्वांग, स्वअंग, अपने परिवार का सदस्य, संबंधी। तनख्वाह, वेतन। निसंदेह, बिना शक। एक घर भी न टकसाना, कुछ भी न करना। फिरकी की तरह नाचना, काम के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ना। शान शौकत, ठाट बाट। कायल, मानने वाला। अनुशासन, नियम, व्यवस्था। नित्य, रोज, प्रतिदिन। पूर्ति, पूरा करना। गर्जन, तर्जन करना। ऊंची आवाज़ में डांटना फटकारना। हाथ छोड़ना, पिटाई करना। हुलिया टाइट करना। चेहरा बिगाड़ना, बुरी तरह से पीटना। निसंदेह, बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक घर भी न टकसाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना।
इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी। रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर को अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। तब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से निर्मला का जो बेटा है वो बहादुर के संग व्यवहार करता है। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक भी काम छूटी तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तू साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती ही थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और शब्द आए हैं तो उनको पहले हम लोग पढ़ते हैं। भद्दी यानी गंदी, बर्दाश्त सहन, गृह स्वामी घर का मालिक, महीन खाना अच्छा खाना, संपन्न लोगों का भोजन, मुंह उतरना उदास हो जाना, चौका रसोई, तीता कड़वा बुरा, पेट में लंबी दाढ़ी होना, बाहर शरीफ दिखना लेकिन वास्तव में चालाक होना। आइए अब हम लोग चैप्टर वापस से पढ़ते हैं। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाना के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। यह बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया।
वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेंगे तो भूखा रहेगा। पर बहादुर इसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी तुझे मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। अब आइए यहाँ तक का पहले कुछ और शब्द यहाँ पे आए हैं, पहले उनको हम लोग पढ़ते हैं। मारते मारते मुंह रंगना, बहुत मारना, इतना मारना कि चेहरा लाल हो जाए, खिलखिलाना, जोर से हंसना, हाथ खुलना, मारने की आदत पड़ना, हाथ चलाना, मारना, स्वच्छ साफ, बातों की जलेबी छनने लगी, इधर उधर की ढेर सारी बातें होने लगी। अब देखिए चैप्टर में हम लोग वापस आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था अभी तक कि रोटी वो नहीं बना रहा था, पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उसे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। अब देखिए यहाँ पे 2 जन कौन? निर्मला भी मारती थी और निर्मला का बेटा भी मारता था। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वे बीवी बच्चों के साथ थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाज़ार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हुई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागज़ों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। अब देखिए यहाँ पहले हम लोग और एक कुछ शब्द पढ़ लेते हैं। साड़ी का खूंट, साड़ी का कोना जिसमें पैसे रखकर बांध लिए जाते हैं। You do not know these people are expert in these art. आप नहीं जानते, ये लोग इस कला में बड़े माहिर होते हैं। तिरछी दृष्टि से, शक की दृष्टि से, संतुष्टि एवं प्रफुल्लता, संतोष और खुशी। आइए आगे देखते हैं। क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी की खूंटे में से निकाल कर यही चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे।
आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूंटे में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूंटा खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही ले आती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। यू डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है जिसका मतलब हम आपको बता चुके हैं कि आप नहीं जानते, ये लोग इस कला में बड़े ही माहिर होते हैं। रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रसन्नता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में पूछा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहीं खड़े नहीं थे? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगा। मैंने नहीं लिया। अब देखिए, कुछ फिर से यहाँ पे शब्द आए हैं। सुपुर्द, हवाले, मुंह काला पड़ना, भयभीत होना, धाद, चालाक, मजा हुआ, दुरदुराना, डांटना, भगाना, जान के पीछे पड़ना, बहुत परेशान करना, कष्ट देना। अब देखिए, बहादुर को जब मार पड़ता है तो वो बोलता है मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गया। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोला, देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वे रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठे हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े धाद होते हैं, चालाक होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपाया होगा या ज़मीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों से खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े ही होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। आइए कुछ और शब्द देखते हैं। विलम्ब, देर। सारा घर जैसे काट रहा था। घर में रहना बुरा लग रहा था। हौड़ना, खलबलाना, उथल पुथल हो जाना, अफसोस, दुख,
पहना ओढ़ाकर भेजती, वस्त्र आदि बहुत सारी चीज़ें देकर भेजती, परपंच, दिखावा, छल, सारा शहर छान मारा, सारे शहर में ढूंढ लिया, कलेजा बैठना, दुखी होना। अब देखिए यहाँ तक तो आप पढ़े कि बहादुर का जो हाल था वो बहुत ही बुरा हो गया था, सब उसके संग बहुत ही गलत व्यवहार करते थे। आगे देखिए फिर कहानी में क्या होगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया, देरी से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे हुए थे। सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, बार बार माताजी किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सील बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सील हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसे खूब अच्छी तरह पहना उड़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले नहीं गया। और वो 11 रुपए? अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह परपंच रच रहे थे। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी आकर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुराकर ले गया होता तो संतोष हो जाता। अब यहाँ पे भी कुछ नए शब्द हैं। लघुता, छोटापन, अलगनी, कपड़े टांगने की रस्सी। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हुआ। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मेरे आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नौकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। अब ये जो आप पाठ पढ़े, इनके रचयिता कौन है? अमरकांत जी। अब देखिए चैप्टर तो आप पढ़ लिए। अब ये चैप्टर यहाँ पे अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका जो किताब है उसमें बहुत अच्छे से चैप्टर को समझाया गया है, ठीक है। यहाँ तक तो हम कुछ कोशिश किए कि आपको और चैप्टर को अच्छे से समझाएं। अभी और पढ़ते जाइए और आगे देखिए कि क्या क्या घटनाएं हुई थी और हर एक चीज़ को और विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब हम इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी के मुख्यतः 5 तत्व होते हैं: कथावस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल या वातावरण और भाषा शैली। अब हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। हम इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस कहानी की विवेचना करेंगे। कथावस्तु में मुख्य कथा या कहानी के विषय क्षेत्र की बात की जाती है। समय समय पर उपस्थित होने वाले पात्रों को समझने का काम पात्र और चरित्र चित्रण के अंतर्गत किया जाता है। कहानी में पात्र केवल उपस्थिति ही नहीं होते, वे अपना व्यक्तित्व साथ लेकर चलते हैं।
संवाद कहानी का मुख्य अंग होता है। इन्हीं से कहानी आगे बढ़ती है और पात्र का व्यक्तित्व भी प्रकट होता है। कहानी की भाषा व शैली नामक तत्व के अंतर्गत भाषा एवं प्रस्तुति की शैली का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहानी की भाषा कैसी है, शब्द चयन कैसा है, कहानी कहने का तरीका क्या है, देश काल या वातावरण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी में किन परिस्थितियों अर्थात किस समय और परिवेश की बात की गई है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले कथा वस्तु से आरंभ करते हैं। जरा सोचिए, लेखक ने इस कहानी का विषय जीवन के किस हिस्से से उठाया है, यानी इसकी कथा वस्तु क्या है। हम देखते हैं कि कहानी का एक पात्र इस कहानी को सुना रहा है, उसे हम वाचक कहेंगे। यहाँ वाचक कौन है? निर्मला का पति। उसी ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के माध्यम से कम उम्र के घरेलू नौकरों के प्रति मध्य वर्ग के व्यवहार का चित्रण किया है। हमारे समाज का वह खाता पीता हिस्सा जो बहुत अमीर तो नहीं है लेकिन गरीब भी नहीं है, मध्य वर्ग कहलाता है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली। वाचक का परिवार मध्य वर्गीय है। हम कह सकते हैं कि वाचक और उसके परिवार द्वारा कहानी के शुरू में बहादुर को सताया नहीं जाता, बल्कि उसकी चिंता की जाती है। यह भी कहा गया है कि इस घर में नौकरों को घर के बच्चों की तरह रखा जाता है। बहादुर के आने से घर का माहौल भी उत्साहपूर्ण है। बहादुर की चिंता करने का एक और कारण है, वह है दूसरों के सामने अपने को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। इसलिए निर्मला बहादुर के प्रति अपनी चिंता के बारे में लोगों को सुना सुनाकर बहुत कुछ कहती है। कहानी शुरू कैसे होती है, इस पर विचार करें तो पाएंगे कि वाचक अचानक अपने गंभीर हो जाने की बात कहता है। बहादुर का नाम नहीं लेता, उसके लिए वह का प्रयोग करता है। फिर निर्मला की चमकती हुई दृष्टि का उल्लेख करता है। लेखक ने पूरी सूचनाएं देने के स्थान पर केवल इस प्रकार के संकेत ही क्यों दिए? इस प्रकार की प्रस्तुति के कारण हम इस कहानी को पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो वो स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कि किसके बारे में बोला जा रहा है, कौन कर रहा है। हम आपको जो समझा रहे थे, आगे देखिए। अगले 2 अनुच्छेदों में हमें कुछ सूचनाएं मिलती हैं। ये हमारी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करती हैं, जैसे नौकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बहादुर कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, उसका परिवार कैसा है, आदि। यहाँ पर एक संकेत ऐसा भी है जिसका विकसित रूप हम कहानी में आगे देखते हैं कि बहादुर की माँ बहुत गुस्से वाली है। वह बहादुर के काम न करने पर उसे मारती है। बहादुर की माँ भैंस के कारण बहादुर को इतना क्यों मारती है? कारण है कि बहादुर काम में सहायता तो नहीं करता, उल्टे उस भैंस को भी मारता है जो परिवार का पालन पोषण करने में सहायक है। बहादुर बच्चा है, इस बात को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि माँ को उससे ज़्यादा भैंस प्यारी है। उसे माँ का मारना बहुत बुरा लगता है और वह घर से भाग जाता है। कहानी में ऐसी स्थिति आगे भी आती है। छोटी छोटी गलतियों पर किशोर उसे मारता है। वाचक झूठे रिश्तेदारों के कारण बहादुर की पिटाई करता है। तीनों स्थितियों में बहादुर पिटाई होने के कारण बहुत दुखी होता है। इस कहानी की 3 घटनाओं से आप भी बहुत दुखी हुए होंगे। इन तीनों का संबंध बहादुर के पीटने से है। कहानी में वाचक के बेटे किशोर का उल्लेख के बाद परिवर्तन तेजी से होने लगता है। उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है। वाचक के घर में बहादुर को सबसे पहले किशोर पीटता है। दूसरी घटना वह है जब निर्मला बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। मोहल्ले की किसी महिला ने उसे समझा दिया है कि अच्छे खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है। यहाँ पर बहादुर द्वारा अपनी रोटियां स्वयं न बनाने पर वह उसे मारती भी है।
यही हम एक और संकेत देखते हैं जो बहादुर के इस कथन में निहित है। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटियां सिखवाती थी। इसका अर्थ हुआ कि बहादुर की माँ उसे मारती भी थी और उसके लिए रोटियां भी नहीं बनाती थी, इसलिए वह घर से भागा। यही स्थितियां वाचक के घर में भी बन रही हैं, लेकिन अभी बहादुर भागता नहीं है, वह प्रसन्न दिखने की कोशिश करता है। पर अब वह पहले वाला बहादुर नहीं रहता। उसे हर समय भय बना रहता है कि कहीं पिटाई ना हो जाए। इस कारण वह अधिक गलतियां करने लगता है। आइए अब तीसरी घटना देखते हैं जो इस कहानी के अंत को तय कर देती है। इस घटना में खुद वाचक बहादुर को पीटता है। क्यों पीटता है यह आप पढ़ ही चुके हैं। वाचक द्वारा पीटे जाने के बाद बहादुर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका चेहरा भय से काला पड़ जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहादुर को पीटा तो किशोर और निर्मला ने भी है। पिटने पर वह पहले भी रोया है, लेकिन उसे भय पहली बार लगा है। आंखों से आंसू गिरने का वर्णन भी पहली बार है और उस पर चोरी का आरोप भी पहली बार ही लगा है। बहादुर अंदर तक दुखी भी यही होता है। इसके पहले उसे इस बात का संतोष था कि कम से कम घर का मालिक तो उसे नहीं मारता, लेकिन अब तो वह भी मारने लगा है बिना किसी गलती के, दूसरों के कहने पर। बहादुर के भागने के पीछे बहुत बड़ा कारण वाचक द्वारा पीटा जाना है। कहानी के अंतिम 3-4 अनुच्छेद बहुत ही मार्मिक हैं, जिनमें पूरे परिवार के पश्चाताप का उल्लेख है। निर्मला और किशोर को भी अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन उसे एहसास में सबसे अधिक उनके भीतर का वह दुख भी दिखाई देता है कि बहादुर के चले जाने के बाद घर के सारे काम अब उन्हें ही करने पड़ेंगे। अगर उसके भाग जाने का दुख सचमुच किसी को है तो वह है वाचक। उसे लगता है कि यदि वह बहादुर को न मारता तो बहादुर कभी न भागता। वह बहादुर के भागने पर उतना दुखी नहीं है जितना उसके भागने के कारण से दुखी है। बहादुर भागते भागते भी अपने निर्दोष होने का सबूत दे जाता है। जब वह अपने घर से भागा था तो कम से कम 2 रुपए लेकर भागा था। यहाँ तो वह अपनी तनख्वाह के पैसे और अपना सामान भी छोड़ गया। वाचक को लगता है कि उसने बहादुर को पिटाई करके बहुत बड़ा अपराध किया है। वह अपनी ही नज़रों में खुद को छोटा महसूस करता है। अंतिम अनुच्छेद में वह बहादुर के नौकर की जेब से वही सामान निकालता है जिस सामान को देखकर बहादुर अपने परिवार, अपनी माँ, अपने गांव, अपने देश को याद करता था। इस घटना से 2 बातें स्पष्ट होती है। पहली तो यह कि बहादुर स्वाभिमानी है। वही बहादुर जिस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, घर का सामान तो क्या, अपनी वे चीज़ें भी छोड़ दे जाता है जो उसे बेहद प्रिय थी। दूसरी बात यह कि घर के काम करने वाला नौकर भी आदमी होता है, कोई वस्तु नहीं जिसका मन मर्जी इस्तेमाल करते रहो। उसके भी दिल होता है, वह भी अपने प्रति अच्छे बुरे व्यवहार को समझता है, सोचता है, महसूस करता है। वाचक इस घटना के माध्यम से यह दिखाना चाहता है कि नौकर के प्रति बुरा व्यवहार और निर्दयता किसी तरह अनंत पछतावे का कारण बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब पात्र और चरित्र चित्रण। आइए अब हम इस कहानी के प्रमुख पात्रों के कार्यों के आधार पर उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि लेखक ने उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार किया है। कहानी का मुख्य पात्र बहादुर है, इसलिए कहानी का शीर्षक बहादुर रखा गया है। वह 12-13 साल का है, छोटे कद का, मोटा, गोल मटोल है, रंग गोरा है, चेहरा चपटा है। आपने नेपाल के लोगों या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों को देखा ही होगा, वैसा ही है बहादुर। उसकी आंखें छोटी छोटी हैं जिन्हें वह जल्दी जल्दी झपकाता है। उसने सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग के जूते पहन रखे हैं। गले में रुमाल बांध रखा है। यह वर्णन शब्दों के माध्यम से एक चित्र उपस्थित करता है। बहादुर की आकृति हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है, जैसे हम उसे देख रहे हों। अब उन विशेषताओं
को देखें जिनके कारण बहादुर हमें अच्छा लगता है। बहादुर बच्चा है, उसमें बचपन का भोलापन भी है और संवेदनशीलता भी, यानी सुख और दुख का उस पर तुरंत असर होता है। उसके व्यक्तित्व की सभी विशेषताओं का आधार यही संवेदनशीलता है। वह इसलिए अपने घर से भागता है। उसकी माँ बहुत गुस्सैल थी, उसे बहुत मारती थी। यह बहादुर को बुरा लगता है। पीटकर उससे काम नहीं करवाया जा सकता। आप देखेंगे कि वाचक के घर में भी वह काम करने में गलतियां तभी करता था जब उसे पीटा जाता है। उसे न तो अपनी माँ का मारना समझ में आता है, न ही इस परिवार के लोगों का। वह चोरी के झूठे आरोप को भी सहन नहीं कर पाता। वाचक द्वारा पीटे जाने का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वह घर के लोगों का सम्मान करता है, निर्मला के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखता है, उसे कोई काम नहीं करने देता, यहाँ तक कि वह निर्मला को माँ की तरह समझने लगता है। बहादुर ईमानदार है। वाचक के यहाँ वह पूरी ईमानदारी से काम करता है। रिश्तेदार जब उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो वाचक कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठकर निर्मला के हाथ में दे दिए। जब वह वाचक के घर से भागता है तो कुछ भी लेकर नहीं जाता, यहाँ तक कि अपने कपड़े, जूते, खेलने का सामान, तनख्वाह तक छोड़ जाता है। बहादुर मेहनती और हंसमुख लड़का है। उसके आने के बाद वाचक के घर के लोगों को बहुत आराम मिलता है। अब कोई एक तिनका तक इधर से उठाकर उधर नहीं रखता। बहादुर घर के सारे काम करता है। घर की सफाई, कमरों में पोछा, अंगीठी जलाना, चाय बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। इतना काम करने के बाद भी खाना बनाने की जिद करता है। बच्चा होते हुए भी रात को सबके सोने के बाद सोता है और सुबह सबसे पहले उठ जाता है। फिर भी वह हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है। उसे छेड़ छेड़ कर सब हंसते हैं, लेकिन वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता, सबको प्रसन्न रखता है। आपने बहुत से चुस्त और फुर्तीले बच्चों को देखा होगा। बहादुर वैसा ही है। उसके बारे में एक जगह उल्लेख किया गया है कि वह फिरकी की तरह नाचता रहता, यानी काम के लिए घर में इधर से उधर दौड़ता रहता था। वह अपने गांव में पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता था और फल तोड़ तोड़कर खाता था। यहाँ वाचक के घर में भी दातुन तोड़ने के लिए तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है। बहादुर स्वाभिमानी है। किशोर द्वारा पिटाई को तो वह सहन कर लेता है, लेकिन सुअर का बच्चा कहने पर काम करने से मना कर देता है। कोई उसके पिता को गाली दे, यह उससे सहन नहीं होता। उसके स्वाभिमान का पता हमें तब भी लगता है जब निर्मला केवल उसकी ही रोटियां बनाना बंद कर देती है। अपनी रोटियां खुद न बनाने के कारण उसे निर्मला से मार भी खानी पड़ती है, लेकिन वह इस भेदभाव को सहन नहीं कर पाता और बिना भोजन किए सो जाता है। उसके स्वाभिमान का संकेत तब भी मिलता है जब वाचक उसे चोरी का आरोप के कारण मारता है। वाचक के अलावा सब उसे मारते हैं, पर वह घर से नहीं भागता, क्योंकि उसे विश्वास है कि वाचक उसे चाहता है। लेकिन जब उसका यह विश्वास टूटता है तो वह भाग जाता है। बहादुर में परिवार के प्रति कर्तव्य बोध भी है। घर से वह भाग आया है, लेकिन उसने घर से अपने संबंध तोड़े नहीं है। वह अपनी तनख्वाह के पैसे माँ के पास भेजने के लिए कहता है। कारण पूछने पर जवाब देता है, माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं वाचक के बारे में। कहानी में दूसरा प्रमुख पात्र वाचक है। अगर आपने ध्यान से देखे तो उसके व्यक्तित्व के 2 पक्ष दिखाई देंगे। उसमें मर्द वर्गीय व्यक्ति के गुण और दोष दोनों मिलेंगे, इसलिए उसके व्यक्तित्व का कोई पक्ष तो बुरा लगता है और कोई पक्ष अच्छा। पहला पक्ष तब सामने आता है जब वह किशोर द्वारा पिटने और भद्दी गालियां देने पर बहादुर को बचाता तो है, लेकिन
उसका यह भी मानना है कि नौकर तो पिटते ही रहते हैं। पिता को गाली दिए जाने पर बहादुर काम करने से मना कर देता है तो उसे हंसी आती है। निर्मला बहादुर को पीटती है तो वह निर्मला को नहीं समझाता, उल्टे बहादुर को ही डांटते हुए कहता है कि ज़्यादा रूठना फूलना मुझे पसंद नहीं। रिश्तेदारों को खुश रखने के लिए यह जानते हुए भी कि बहादुर चोरी नहीं कर सकता, वह उसे पीटता है। मध्य वर्ग की एक सीमा यह होती है कि वह कुछ कार्य दिखाने के लिए करता है, उसे लगता है कि इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहादुर को घर में नौकरी पर रखना इसका प्रमाण है। इस वर्ग के बहुत से लोग दूसरों के कहे या दबाव में आ जाते हैं। निर्मला और वाचक भी ऐसे ही पात्र हैं। निर्मला पड़ोस की स्त्री के कहने पर बहादुर के लिए रोटियां बनाना छोड़ देती है और वाचक रिश्तेदार के कहने पर बहादुर पर चोरी का शक करता है, उसे मारता है। वाचक के व्यक्तित्व का एक रूप और भी है, उसका पछतावा बहुत महत्वपूर्ण है। यह पूरी कहानी ही उसके पछतावे पर लिखी गई है। इस कहानी में बहादुर मुख्य पात्र है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। इसमें निर्मला, किशोर और निर्मला के रिश्तेदार कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। ऐसे पात्रों को गौण पात्र कहते हैं। इन गौण पात्रों में से किशोर के विषय में आपने जरूर ही कुछ सोचा होगा। किशोर और बहादुर लगभग एक ही आयु के हैं। इस आयु वर्ग के किशोरों में मूलतः समानता होती है, लेकिन वातावरण, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति आदि के कारण व्यवहार में अंतर आ जाता है। दोनों में समानता यह है कि कोई फैसला लेते समय दोनों सोचते विचारते नहीं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे संवाद पढ़ेंगे। पात्रों की बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद कहानी के घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चरित्रों के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताते हैं और कहानी में नाटकीयता का गुण उत्पन्न करते हैं। बहादुर कहानी में संवाद अधिक नहीं है क्योंकि वाचक पाठक से सीधे बात कर रहा है। एक के बाद एक घटनाओं की जानकारी वही देता है। उसी के कथन से पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगता है। लेखक द्वारा संवाद तब दिए जाते हैं जब उसे वाचक द्वारा कही गई बात का प्रमाण देना होता है। जैसे बहादुर के व्यक्तित्व की विशेषता का पता निर्मला के इस कथन से लगता है, सच अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा, कितना आराम दे गया वह। एक स्थान पर बहादुर के घर में आने के बाद जो उत्साहपूर्ण वातावरण बनता है उसका उल्लेख वाचक करता है। फिर मोहल्ले के बच्चों द्वारा बहादुर से कहे गए ऐसे वाक्य हमारे सामने आते हैं। ए, तुमने शेर देखा है? ऐसे छोटे छोटे संवाद बहादुर के प्रति बच्चों के उत्साह को तो बताते ही हैं, साथ ही इस ओर भी संकेत करते हैं कि मध्य वर्गीय परिवारों में बच्चों को शुरू से ही यह सिखा दिया जाता है कि नौकरों से किस तरह बात की जाती है। आपने कहानी पढ़ते समय ध्यान दिया होगा कि किशोर का बहादुर के प्रति कैसा व्यवहार है। किशोर के एक संवाद से भी इसका पता चल जाता है। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठे बैठे खाता है। रिश्तेदार के अंग्रेजी वाक्य You do not know these people are experts in these art में जो दृष्टिकोण है वह बच्चों और किशोर को वही सिखाते हैं जो उनके संवाद में दिखता है। कभी कभी वाचक दूसरों के संवादों को अपने शब्दों में कहता है। जैसे निर्मला नौकर न रखे जाने से दुखी है, वह जो कहती है उसे वाचक इस प्रकार व्यक्त करता है। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। यह बात निर्मला ने कही होगी या सोची होगी, लेकिन वाचक इसे अपने शब्दों में कहकर निर्मला पर व्यंग करता है। हम यह देखते हैं कि इस कहानी के अंत में संवाद अधिक है। यह कहानी का चरम बिंदु है, इसलिए नाटकीयता के सबसे अधिक जरूरत यहीं पर है।
निर्मला के रिश्तेदार, उसकी पत्नी और वाचक के संवादों में यह विशेषता मिलती है। अब आइए हम लोग देखते हैं देश, काल और वातावरण। इस कहानी के वातावरण अथवा सामाजिक आधार पर या परिस्थितियों का उल्लेख करते समय हमें दो परिवारों की स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। एक है बहादुर का परिवार, दूसरा वाचक और उसके रिश्तेदार का। बहादुर के पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी माँ पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। कहानी में जिस तरह से बहादुर के घर का वर्णन है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह निम्न वर्ग का है, यानी गरीब। इसलिए बहादुर की माँ को बहादुर के खेलने कूदने पर गुस्सा आता होगा। बहादुर भागकर जिस परिवार में पहुंचता है वह एक मध्य वर्गीय परिवार है। ऐसे वातावरण में नौकरों के प्रति आमतौर पर लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता। अगर नौकर कम उम्र का है तब तो उसे और ज़्यादा दुख सहना पड़ता है। मध्य वर्ग के लोगों में सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ लगी होती है। उनके लिए नौकर टीवी, फ्रिज, कार आदि की तरह एक सुविधा है। ये चीज़ें घर में जब नई नई आती हैं तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। धीरे धीरे बात सामान्य हो जाती है। बहादुर के प्रति ऐसा ही व्यवहार होता है। बहादुर वाचक के परिवार के लिए घमंड और दिखावे का माध्यम है। बहादुर बहुत काम करता है, पोछा लगाता है, सफाई करता है, बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है। उसकी मेहनत से परिवार के लोगों को आराम मिलता है। फिर भी निर्मला उसके लिए रोटियां बनाना बंद कर देती है। कारण यह है कि मोहल्ले की किसी औरत ने निर्मला को समझा दिया है कि महीन खाने से इन लोगों की आदत बिगड़ जाती है। इन लोगों की यानी नौकरों की। यह वाक्य निम्न वर्ग के प्रति मध्य वर्ग की मानसिकता को दर्शाता है। इसी तरह बहादुर के पीटे जाने पर वाचक सोचता है कि कोई बात नहीं, नौकर तो पिटते रहते हैं। यह भी इस ओर संकेत करता है कि मध्य वर्ग के लोग नौकरों को जानवरों की तरह समझते हैं। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा कहे गए अंग्रेजी वाक्य में भी मध्य और निम्न वर्ग के बीच के अंतर को देखा जा सकता है। इस वाक्य से यह भी पता लगता है कि मध्य वर्ग का व्यक्ति कितना दिखावा करता है। इस कहानी को पढ़ते समय हमारा ध्यान बाल श्रम जैसी कुरीति की तरफ भी जाना चाहिए, जिसके कारण बहुत से शिक्षार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पाती। यह आज हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मजबूरी के शिकार बहादुर जैसे किशोरों को ध्यान में रखकर हमारे देश में बाल श्रम कानून बनाए गए हैं। मानव अधिकार आयोग भी बच्चों की तरफ ध्यान दे रहा है और उनके पढ़ने लिखने के अधिकार के पक्ष में मांग उठाता है। बच्चों या बाल मजदूरों से खतरनाक काम करवाने वालों और उनके प्रति हिंसा करने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान है। आजकल बाल श्रम एक अपराध है। अब आइए हम लोग देखते हैं भाषा शैली। आइए अब कहानी की भाषा की विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। कहानी को पढ़ते हुए कहीं भी यह नहीं लगता कि इसकी भाषा कठिन या बनावटी है। हम कहानी को पढ़ते चले जाते हैं। इस कहानी की भाषा पात्रों के व्यक्तित्व और उनके भावों के अनुकूल है। सभी पात्रों का बोलना का ढंग अलग अलग है। इस ढंग से हमें इनकी विशेषताओं का पता लगता है। बहादुर तकलीफ बढ़ जाएगी के स्थान पर तकलीफ बढ़ जाएगा, वह मारती क्यों थी के स्थान पर वह मारता क्यों था कहता है। वह नेपाल का रहने वाला है, इसलिए वैसी हिंदी नहीं बोल सकता जैसी हिंदी क्षेत्र के लोग बोलते हैं। निर्मला की भाषा घरेलू मध्य वर्गीय महिलाओं वाली है। जैसे बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हूँ, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। किशोर की भाषा देखिए, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। ऐसी भाषा का प्रयोग न वाचक कर सकता है न निर्मला। निर्मला के रिश्तेदार के व्यक्तित्व का पता अंग्रेजी के इस वाक्य से लग जाता है, यू डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। यही वाक्य हिंदी में होता तो इसमें मध्य वर्ग का वह घमंड और नौकरों के प्रति घृणा न होती जो अंग्रेजी में होने पर है।
जब हम किसी के दोषों पर चोट करते हैं तो हमारी भाषा में व्यंग आ जाता है। इस कहानी की भाषा में व्यंग्यात्मकता है। भाषा प्रयोग, हमारी बोलचाल की भाषा की यह विशेषता होती है कि उसमें तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय और अनेक भाषाओं के शब्द चले आते हैं। उसमें हम मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। इस कहानी में ये सभी बातें मिलती हैं। जैसे स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों लिए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे गंभीर, दायित्व, स्वच्छ, संतुष्टि, प्रफुल्लता, उत्साहपूर्ण, वातावरण, निसंदेह, काल्पनिक, अनुमान आदि। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर स्वरूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आँखें, पुराना, भाई, बहन, खेत, घर, आंसू आदि। यह क्रमशः अक्षी, प्राचीन, भ्राता, भगिनी, क्षेत्र, गृह, अश्रु के परिवर्तित रूप है। कहने का मतलब देखिए, अक्षी मतलब आँखें, प्राचीन पुराना, भ्राता भाई, भगिनी बहन, क्षेत्र खेत, गृह घर, अश्रु आंसू। आगे देखिए, वे शब्द जो लोक में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं देशज कहलाते हैं। जैसे मलकाना, जून, चकिट, खटना, सौर, पुलई, बस, खट, तीता आदि। वे शब्द जो अन्य भाषाओं उर्दू, अंग्रेजी आदि से आए होते हैं आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे हिदायत, फरमाइश, फ़िक्र, तकलीफ़, गोया, तनख्वाह, शान शौकत, बर्दाश्त, अफसोस, सुपुर्द, टाइट, बस स्टेशन, साइकिल आदि। मुहावरे, चारपाई तोड़ना, हाथ बटाना, माथा ठनकना, गुस्से से पागल हो जाना, 9-2-11 हो जाना, सीधे मुंह बात ना करना, फिरकी की तरह नाचना, पेट में लंबी दाढ़ी होना, कहीं का न रहना आदि। कहानी कहने के तरीके को उसकी शैली कहते हैं। हमने देखा कि यह कहानी वाचक के जीवन का एक अनुभव है। घटनाएं घट चुकी हैं। बहादुर वाचक के परिवार में आकर रहा और अब जा चुका है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं उल्लेख करता है तो वह आत्मकथा कहलाती है। इस कहानी में वाचक अपनी जीवन की घटना सुना रहा है। वाचक याद करते हुए उसका किस्सा पाठकों को सुना रहा है, इसलिए इस कहानी में आत्मकथा शैली मिलती है। किसी व्यक्ति को याद करते हुए शब्द के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का एक चित्र हमारे सामने उपस्थित कर देना रेखा चित्र है। इस कहानी में रेखा चित्र शैली को भी देखा जा सकता है, क्योंकि बहादुर के रूप, रंग, आकार और उसके व्यवहार के कुछ विशिष्ट बिंदुओं को बताकर लेखक ने उसके व्यक्तित्व को उभारा है। अब आइए देखते हैं उद्देश्य। आप यह तो समझ ही गए कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है, अर्थात लेखक कहना क्या चाहता है। इस कहानी में हमें बहादुर के व्यक्तित्व ने सबसे अधिक प्रभावित किया। उसके बाद किसने प्रभावित किया? क्या वाचक ने नहीं? वही तो आपको बहादुर के बारे में बता रहा है। उसका पश्चाताप या पछतावा उसकी सारी कमियों को दूर कर देता है। वाचक का यह पछतावा आरंभ से अंत तक चलता है। वह हमें यह अनुभव कराता है कि मर्द वर्गीय परिवारों का मासूम नौकरों के प्रति किया जाने वाला व्यवहार बहुत क्रूर होता है। हमें यह क्रूरता बुरी लगती है। बहादुर पर हुए अत्याचार का बुरा लगना, यही तो इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी में वाचक का पछतावा बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि हम समाज में रहने वाले नौकरों के प्रति समानुभूति रखें, उन्हें अपने जैसा मनुष्य समझें।
उन पर अत्याचार न होने दें। हमारा उनके प्रति समानुभूतिपूर्ण व्यवहार उनके जीवन की दिशा बदल सकता है और समाज भी अनेक समस्याओं से बच सकता है। यहाँ हमने सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति शब्द का प्रयोग किया है। आइए इन दोनों शब्दों का अर्थ समझें। अब देखिए, सहानुभूति का मतलब क्या होता है? किसी को दुखी देखकर स्वयं दुखी होना, हमदर्दी करना। समानुभूति जब दूसरे का दुख अपना दुख बन जाए, दूसरे भी अपने जैसे लगे, अपने पराये का भेद समाप्त हो जाए, दूसरे की अनुभूति में लीन होने की स्थिति। इस स्थिति में हम कष्ट को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले कि ये जो पूरा पाठ आप पढ़े इसमें आपने क्या सीखा। पहला, कोई भी निर्णय भावों के आवेग में या दूसरों के कहने पर नहीं बल्कि खूब सोच विचार कर करना चाहिए। दूसरा, ईमानदार और मेहनती लोगों को स्नेह देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा, निम्न वर्ग की मजबूरियों और मध्य वर्ग की मानसिकता को मासूम बहादुर ही नहीं झेलता बल्कि देश के न जाने कितने बहादुर यह मानसिक परेशानी उठाते हैं। चौथा, मासूम नौकरों से आवश्यकता से अधिक काम लेकर भी उन पर झूठे आरोप लगाना, अत्याचार करना अपराध है। बहादुर जैसे लड़कों के साथ समानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, उनसे भावनात्मक संबंध स्थापित करना चाहिए। कहानी की भाषा बोलचाल की है। संवाद और भाषा पात्रों के व्यक्तित्व की विशेषताओं के अनुकूल है। मुहावरों और तत्सम, तद्भव, देशज तथा उर्दू के प्रचलित शब्दों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया गया है। तो देखिए, ये जो चैप्टर में बुक में जो था वो हम आपको यहाँ पूरा पढ़ा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, लाइन से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब पढ़िए और हमारा भी सहायता कीजिए। ये जो वीडियो आप पढ़ रहे हैं, मुफ्त में आपको इतना सारा वीडियोस दिया जाता है, तो कम से कम अपने दोस्तों के संग, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ट्यूशन सेंटर में हुआ या आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज, तो वहाँ पे सबके संग शेयर कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल है, वीडियो आप ये पढ़े, ये चैप्टर से आप क्या सीखे, नीचे कमेंट किया कीजिए। देखिए, आप लोग जब तक अपना साथ बनाएंगे नहीं, तब तक हमें भी ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे चैनल में आपको 2000 से ज़्यादा वीडियो दिया गया है, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि वीडियोस को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। हमारा यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9051378712। आप इसमें हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप, हाइक, टेलीग्राम के थ्रू मैसेजेस करके पूछिए, अपना साथ बनाए रखिए। साथ ही साथ अगर आप हमें कुछ योगदान देना चाहते हैं, हमें आप अगर डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आप ये जो नंबर है 9051378712, इसमें आप पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के द्वारा अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि हम लोग और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज़ आपके लिए बनाते रहें। खुश रहिए, ज़िंदगी में कामयाब बनिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।